तेलंगाना में हूँ मैं और यहाँ के चुनावों पर सबकी नज़रें बनी हुई हैं। जो तमाम राज्यों के चुनाव चल रहे हैं, जिसमें राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिज़ोरम, मध्य प्रदेश, ये तो सारे निपट गए। अब 30 तारीख को यहाँ जो चुनाव होने हैं वो क्यों अहम हैं, उसकी अहमियत पर और उसके तमाम फैक्टर्स पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ 2 युवा राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हैं। हमारे साथ अंजलि हैं और साथ ही शांतनु पाठक हैं यहाँ हैदराबाद में। अगर सबसे पहले शुरुआत कर सकूं मैं आपसे शांतनु, आपको क्या लगता है कि आखिर तेलंगाना के चुनाव क्यों अलग है? जब हम राजस्थान की बात करते हैं या मध्य प्रदेश की बात करते हैं, यहाँ का चुनाव कुछ माहौल अलग लग रहा है क्या आपको? जी बिल्कुल, माहौल अलग है यहाँ पे, क्योंकि 2 बार से बीआरएस की गवर्नमेंट रही है और कहीं ना कहीं हम लोगों को एंटी इनकम्बेंसी एक देखने को मिली है। 9 साल बीआरएस पावर में रही है और बीजेपी भी यहाँ काफ़ी, इनिशियली बीजेपी बहुत ज़्यादा प्रयास कर रही थी, लेकिन अभी ये उन राज्यों में से है तेलंगाना जहाँ पे कांग्रेस का एक अच्छा खासा प्रभाव देखने को आपको मिलेगा। खास करके जब ये स्टेट कर्नाटक से बॉर्डर शेयर करता है तो उसका कर्नाटक इलेक्शन के बाद एक अलग तरीके का प्रभाव यहाँ देखने को मिल रहा है हम लोगों को। और 9 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, तो जिसको लेकर के पब्लिक में एक अलग बदलाव के बारे में लोग सोच रहे हैं। यहाँ दर्शकों को याद दिला दूं कि तेलंगाना दरअसल भारत का सबसे जो यंगेस्ट राज्य है वो है। 2014 में जब स्टेट्स रीऑर्गेनाइज हुए और इसमें आंध्र प्रदेश से जो है तेलंगाना का निर्माण किया गया। 2014 में चुनाव हुए, लेकिन वो आंध्र प्रदेश के फ्रेमवर्क के तहत हुए। फिर 2018 में हमने देखा कि वक्त से पहले ही केसीआर ने रिजाइन कर दिया था और 119 सीटें हैं यहाँ की असेंबली में। तो अब जो ये चुनौती है वो निश्चित रूप से केसीआर के लिए कहीं ज्यादा है। उनकी जो एम्बेसडर गाड़ी है वो तेजी से बढ़ती हुई नजर आ रही है या कुछ कुछ जो है उसकी हवा निकल रही है? ऐसे तेजी से बढ़ती नजर आ रही है, लेकिन कुछ कुछ हवा निकल रही है, उसके अपने रीजंस है। 2014 में 2014 में लोगों ने वोट किया था तेलंगाना सेंटिमेंट के कारण। 2018 में उन्होंने केसीआर को वोट किया था सेंटिमेंट को क्लब करते हुए उनकी स्कीम्स को लेकर। बट अगर हम 2023 की बात करते हैं तो जो 2018 में उनको स्कीम्स का एक हैम्पर दिया गया था लोगों को, वो हैम्पर प्रॉपर्ली डिलीवर नहीं हो पाया है। तो स्कीम्स का बेनिफिट लोगों तक पहुंच नहीं पाया है। ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण केसीआर अक्रॉस डिफरेंट कम्युनिटीज़, अलग अलग कम्युनिटीज़ में लोग उनसे नाखुश हैं, जो कि कारण हो सकता है कि इस कारण से कांग्रेस थोड़ी आगे जा सकती है। मे बी नॉट इन टर्म्स ऑफ सीट्स बट येस वोट शेयर के टर्म्स में, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने 2018 में पहले केसीआर को वोट किया था, बीआरएस को वोट किया था, लेकिन अब वो 2023 में कांग्रेस को वोट करना चाहते हैं। तो हाँ, तो ये जो आप स्कीम्स की बातें कर रही हैं, जैसे एक यहाँ पे स्कीम है रायतू बंधु के नाम से, उसको लेकर काफी चर्चाएं सुनने को मिल रही हैं। कोर्ट ने उसको परमिशन दिया कि आप किसानों को जो है कुछ इसके तहत आप उसको पैसे वगैरह डालें और इसका प्रचार कर रहे हैं केसीआर, लेकिन राहुल गांधी इस पर आपत्ति जता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि आपकी पार्टी आपके पर्सनल पैसा दिए जा रहा हो। ये जरा सा समझाइए आप नॉर्थ इंडियन दर्शकों को जो साउथ की राजनीति नहीं समझते हैं कि क्या है ये मामला। असल में ये जो बोला जा रहा है, मतलब रायतू बंधु एक बहुत सही स्कीम है, लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पर रायतू बंधु मिलता किसको है? जिसके पास लैंड की ओनरशिप होती है। लेकिन मोस्टली यहाँ पे लोग खेती करते हैं किसी और के लिए, तो जो लोग खेती करते हैं असल में उनको रायतू बंधु का बेनिफिट नहीं मिलता है। द लैंडलॉर्ड्स गेट इट। सो इन जनरल जो एक लेकिन बना था ये किसानों के लिए, जहाँ ये जमींदारों को रहा है। जी, जमींदारों को रहा है, क्योंकि हर इंसान, मान लीजिए एक इंसान है जिसके पास 2 एकड़ जमीन है, उसके पास जो मतलब अमाउंट डिस्बर्स होगा वो कम होगा कंपेयर टू समबडी जिसके पास 10 एकड़ जमीन होगी, 100 एकड़ जमीन होगी। तो कहीं ना कहीं ऐसा हमको सुनने भी आया है, यहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि गरीब यहाँ पे गरीब होते जा रहे हैं, जैसे पूरे भारत में बोला जा रहा है, और अमीर यहाँ पे अमीर होते जा रहे हैं। तो हैव्स और हैव नॉट्स की डिवाइड है वो भी बढ़ रही है। मैं भी हैदराबाद आते वक्त देख रही थी जगह जगह जो होर्डिंग्स लगे हैं, उसमें जो उन्होंने वॉर क्राई दिया है, लेट्स गो फ्रॉम गुड टू ग्रेट। ये ग्रेट और जाने के लिए जो नए वादे हैं केसीआर ने, वो कौन से वादे किए हैं? कौन सी ऐसी स्कीम्स हैं जो उनकी फ्लैगशिप एरियाज हैं जिसके आधार पर वो शायद यकीन करे कि हो सकता है लोग उनके लिए वापस से वोट डालें? देखिए, कुछ ऐसी स्कीम्स हैं, जैसे रायतू बंधु की बात की जा रही है। रायतू बंधु है, बीसी बंधु है, एससी बंधु है, उसके बाद एक आता है डबल बेडरूम फ्लैट, कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक।
ये इनकी कुछ ऐसी स्कीम्स हैं जिसको लेकर के कहीं ना कहीं पॉजिटिव भी हैं लोग, नेगेटिव दोनों तरह के सेंटीमेंट हैं। अब रायतू बंधु जैसे अंजलि ने अभी समझाया, तो होता क्या है कि 1 एकड़ पर एकड़ 10,000 रुपए साल में दिया जाता है रायतू बंधु पे, ठीक है। अब कुछ लोगों के पास 100 एकड़ जमीन है, अब 100 इंटू 10,000, ठीक है। अब कुछ ऐसे लोग हैं जो टेनेंट्स हैं, जो दूसरे की खेतों में खेती कर रहे हैं, उनको नहीं मिल रहा है, वो नाराज हैं। इसी तरह बीसी बंधु है। बीसी बंधु में क्या है कि एक इंसान को 1 लाख रुपए मिलेगा अपना बिजनेस सेटअप करने के लिए। अब उसमें क्या हो रहा है, पब्लिक ये बोल रही है कि जो यहाँ के लोकल पॉलिटिशियंस के क्लोज हैं या उनके रिलेटिव्स हैं, उनको बीसी बंधु दिया जा रहा है, ठीक है। इसी तरह एससी बंधु में 10 लाख रुपए दिया जा रहा है, लेकिन उसमें भी क्या हो रहा है कि ये बहुत ज्यादा पार्शियलिटी हो रही है, तो पब्लिक उसको लेकर के नाराज है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डबल बेडरूम फ्लैट का वादा किया गया। डबल बेडरूम फ्लैट जो है, डबल बेडरूम फ्लैट में जैसे क्या बीपीएल कैटेगरी को या किन्हें वादा किया इन्होंने? बीपीएल कैटेगरी को। होता क्या है कि पहले गवर्नमेंट जो देती थी, एक रूम का मतलब बना के देती थी, इंदिरा आवास योजना में यहाँ पे लोगों को मिला, घर मिले, आवास मिले। अब केसीआर साहब ने वादा किया कि हम आपको डबल बेडरूम का एक फ्लैट बना के देंगे पर फैमिली के हिसाब से। अब उसमें भी क्या है कि बहुत ज़्यादा डिस्क्रिपेंसीज हैं, पॉलिटिशियंस के जो करीब लोग हैं उनको दिया जा रहा है, तो उस तरह की चीज़ों को लेकर के पब्लिक में नाराज़गी है। लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग जिन्हें बेनिफिट मिला है, फ़ायदा हुआ है, वो लोग बीआरएस को सपोर्ट कर रहे हैं। एक जो स्कैम है जिसकी धमक दिल्ली तक साफ सुनाई देती है, लिकर स्कैम को लेकर, उसमें अब अलग अलग तरह के एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि अब कहीं ना कहीं बीजेपी ने जानबूझ के एक्शन अगेंस्ट जो बीआरएस के जो नेता हैं उनके खिलाफ स्लो करवा दिए, क्योंकि उनकी साठगांठ है। वहां मोदी जी आकर कहते हैं कि देखिए ये तो बीआरएस जो है वो कांग्रेस की ही बी टीम है। लेकिन लिकर स्कैम का असर क्या यहाँ पर वो इशू है, क्या वो लोगों के दिमाग में एक मुद्दा है? अगर हम जनरल पब्लिक की बात करते हैं, जो कि एक मार्जिनलाइज सेक्शन की बात करते हैं, डेली वेज वर्कर्स की बात करते हैं, उनके लिए स्कैम्स और ये सब बहुत बड़ी चीज़ें हो जाती हैं, क्योंकि उनको मेजरली चाहिए है अपना पर डे इनकम। सो व्हेन इट कम्स टू इनकम, उनको अगर आप स्कीम का एक वादा कर रहे हैं और स्कीम ही नहीं मिल रहा है, तो उनके लिए ये सारे जो भी स्कैम्स हो रहे हैं वो सब तो बहुत बड़ी पिक्चर हो जाती है। उनको बेसिक चीज़ें ही नहीं मिल रही हैं। तो स्कैम इन जनरल, मतलब वॉट एवर एरियाज हम गए हैं वहाँ पे इन जनरल वोटर्स ने स्कैम की बात नहीं करी है, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी केसीआर से नाखुश होने के बहुत सारे कारण नेता कर रहे हैं, क्योंकि के कविता को भी समन किया गया है, उनको भी पूछताछ किया जा रहा है, तो एक पॉलिटिकल नैरेटिव बन रहा है। लेकिन आप कह रही हैं कि लोगों पर हमको कहीं पर भी नहीं, ये एक पॉलिटिकल नैरेटिव बनाया जा रहा है। इन जनरल कह सकते हैं पूरे नेशन की पॉलिटिक्स को अफेक्ट करने के लिए, बट व्हेन इट कम्स टू लोकल वोटर्स, ऐसा कुछ इन जनरल वोटर्स ने, मतलब मैं जितने लोगों से मिली हूँ, किसी ने भी लिकर स्कैम के बारे में बात नहीं करी है। और टी राजा सिंह जैसे जो कंट्रोवर्शियल नेता बीजेपी के हैं, लास्ट मोमेंट पर उनको हरी झंडी दिखाई गई। जो नुपुर शर्मा का पूरा मामला हुआ था, उसके बाद से जो है मतलब कहाँ तो उनकी जेल जाने की बात थी, और अब जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। इसका कोई असर पड़ रहा है बीजेपी के प्रोस्पेक्ट पर? क्या बीजेपी की लड़ाई यहाँ पर एक बार वापस से हिंदुत्व की लड़ाई हो रही है? बीजेपी की लड़ाई हमेशा से पूरे देश में हिंदुत्व की लड़ाई रही है। यहाँ पे भी अभी भी जितने लोगों से हम बात किए हैं, वो बीजेपी को अगर वोट कर रहे हैं तो उसके 2 या 3 बड़े कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये हो सकता है क्योंकि वो मतलब कांग्रेस के 70 साल के कार्यकाल से खुश नहीं है, तो वो ये कहते हैं, मतलब मुझे ऐसे लोग मिले जिन्होंने कहा है कि अगर हम बीआरएस को वोट नहीं कर रहे हैं तो हम कांग्रेस को भी वोट नहीं करेंगे, नहीं तो हम 70 साल पीछे चले जाएंगे, इसलिए हम बीजेपी को वोट करेंगे। कुछ लोग हैं जो 2024 के बाद से जैसे मोदी के नाम पे वोट करते हैं बीजेपी को। लेकिन अगर मतलब मुझसे बात की जाए तो मुझे तो इस तरीके से कोई भी मतलब वोटर्स नहीं मिले हैं जो लोकल लेवल क्या बोलते हैं बीजेपी लीडर्स या लोकल कारणों से बीजेपी को वोट कर रहे हों। बहुत हाई परसेंटेज है क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले कैंडिडेट्स की या क्रिमिनल केसेस वाले। आई थिंक 23% लगभग कैंडिडेट्स हैं। एक तो लोग कितना ज्यादा जो है आपको लग रहा है इन चुनावों में अपने एमएलए कौन है उसके आधार पर वोट डालेंगे, और कितने लोग हैं जो कि लीड कौन कर रहा है कि भाई मोदी हैं, मोदी बनाम केसीआर है, या राहुल गांधी के हिसाब से जो है वोट डालेंगे? देखिए, इस बार यहाँ पे जो चुनाव हो रहा है, यहाँ पे ज़्यादातर सीटें ऐसी जहाँ हम विजिट किए हैं, उनमें लोगों का ये मानना है कि हम एमएलए को चेंज करना है। यहाँ पे एमएलए
क्योंकि 9 साल एक मज़ेदार चीज़ जो है, कांग्रेस अपने कैंडिडेट्स 2 बार से 3 बार से जो चुनाव लड़ रहे हैं उनको रिपीट कर रही है। तो यहाँ पे एक सेंटिमेंट और है कि कांग्रेस का कैंडिडेट 3 बार चुनाव लड़ा है और वो हारा है, तो उसको मतलब उसको लेकर के सिंपैथी है। एक ये चीज़ है, और दूसरी बात ये है कि लेकिन नाराजगी नहीं है कि भाई हम तुमको हराए जा रहे हैं, तुम उतारे जा रहे हो सेम कैंडिडेट को? नहीं नहीं, हो क्या रहा है कि जब 2 बार लोग एमएलए बन जा रहे हैं तो मोनोपोली हो जा रही है, तो उस चीज़ को लेकर के कहीं ना कहीं पब्लिक इसमें है कि हमें चेंज करना है। ठीक है, एक ये फीलिंग स्टेट में आपको अक्रॉस द स्टेट मिलेगी कि यहाँ हमें चेंज चाहिए। बहुत सारी जगहों पे हमें ऐसा सुनने को मिला कि सीएम केसीआर ठीक है, एज अ सीएम ही इज़ अ गुड लीडर, मतलब ही इज़ अ गुड सीएम, और ये भी कि ऑपोजिशन में कोई इतना स्ट्रांग फेस नहीं है जिसको सीएम बनाया जा सके। तो सीएम हमें केसीआर देखना है, लेकिन अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में चेंज करना है। तो अगर कांग्रेस, हाँ, ऑल्सो जो जैसे कि एमएलए हमें मतलब मैं जिन कॉन्स्टिट्यूंसीज में गई हूँ उसमें ऐसा भी हुआ है कि लोग केसीआर से खुश हैं, एमएलए से खुश हैं, लेकिन जो सेकंड लेवल ऑफ कैडर होता है कॉन्स्टिट्यूंसी में, लीडर्स होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा करप्ट हैं। तो ऑब्वियसली लोगों को ऐसा लगता है कि ये लीडर्स कहीं ना कहीं एमएलए से ही सपोर्टेड हैं, तो ये भी एक कारण है कि वो अपने एमएलए को वोट नहीं करना चाहते हैं। कांग्रेस के लिए कोई फ्रंट रनर कौन उभर कर आ रहा है यहाँ पर? क्योंकि को काफी ऐसी सर्वेस हैं जो कह रही है कि शायद अब कांग्रेस को एज है, मुकाबला भी है, कड़ा कांटे का भी टक्कर है बीआरएस और कांग्रेस के बीच में। कुछ आई थिंक मॉर्निंग फर्स्ट, साउथ फर्स्ट सर्वे ने कहा कि कांग्रेस को एज है। फ्रंट रनर्स के तौर पर कोई नाम उभर कर आ रहा है? फ्रंट रनर्स के तौर पे सिर्फ रेवंत रेड्डी ही सुनने मिले हैं, उसके अलावा और कोई भी लीडर्स एज सच सुनने नहीं मिले हैं कांग्रेस के फेस के लिए हमको। आपको लगता है? जी, रेवंत रेड्डी के अलावा और कोई स्टेट वाइड कोई ऐसा बड़ा नाम थोड़ा नहीं उनका बैकग्राउंड बताएं हमारे दर्शकों के लिए। है। रेवंत रेड्डी इस समय एमपी हैं, लोकसभा सदस्य हैं, और कांग्रेस के पीसीसी लाइक स्टेट प्रेसिडेंट जिसको बोलते हैं। तो संसद से वापस प्रदेश में जी, प्रदेश में इस बार इनको। और दूसरी चीज ये है कि रेवंत रेड्डी ने चैलेंज किया था केसीआर को कि आप जहां से चुनाव लड़ेंगे मैं वहां से आपको हराऊंगा। तो रेवंत रेड्डी इस बार कामारेड्डी से इलेक्शन लड़ रहे हैं। अच्छा। ठीक है, कामारेड्डी आपका पहले निजामाबाद में लगता था, अभी कामारेड्डी एक डिस्ट्रिक्ट है। तो कामारेड्डी विधानसभा से रेवंत रेड्डी और केसीआर दोनों चुनाव लड़ रहे हैं। कास्ट फैक्टर कितना स्ट्रांग है इस वक्त यहाँ तेलंगाना में? सब कुछ क्या कास्ट फैक्टर पर चल रहा है? नहीं, आप अदर स्टेट्स के कंपैरिजन में, मतलब जैसे एपी है, आंध्र प्रदेश में कास्टिज्म बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे कम्मा कापूर रेड्डी वाली फीलिंग है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है। कुछ ऐसी पर्टिकुलर कास्ट हैं, जैसे वैश्य एक कम्युनिटी है, तो वैश्य जो है, वैश्य समाज हमेशा से बीजेपी का सपोर्टर रहा है, और इस इलेक्शन में भी वैश्य सपोर्टर हैं बीजेपी के। अब बीजेपी ने क्या किया है कि मुन्नूर कापू, ये बीजेपी के मुन्नूर कापू कास्ट से हैं, मतलब बंडी संजय, तो वो एक फेस हैं। उनको देख करके बीसी कम्युनिटी के मतलब कुछ वोट्स बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। और बीजेपी ने एक और अनाउंसमेंट किया था कि हमारा जो सीएम होगा, सीएम फेस होगा, वो एक बीसी होगा। तो इसको लेकर के भी कहीं कहीं पे मतलब देखने को मिला है हमें, लेकिन पूरी तरह से कास्ट का कोई ऐसा वो नहीं है, सेंटिमेंट नहीं है कास्ट। सबसे बड़ा एग्जांपल ये है कि इफ आई एम नॉट रॉन्ग, केसीआर वेलमा कास्ट से है। मैं ही कितने सारे वेलमा कास्ट के वोटर्स से मिली हूँ जो कि कांग्रेस को वोट कर रहे हैं। तो इन जनरल यहाँ पे कास्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर उस तरह से, हाँ, कंपोनेंट नहीं होता है कि वोटर्स कास्ट देख के लीडर्स को वोट करते थे। जनरली वोट फॉर द कैंडिडेट और द पार्टी सिंबल। ये बड़ी अलग बात है। अब दूसरे राज्यों में, भारत में, खास करके उत्तर भारत में तो जातीय समीकरणों से और धार्मिक समीकरणों से आगे नहीं बढ़ पाते हैं। धार्मिक समीकरणों और ओवैसी किसकी वोट काट रहे हैं, ओवैसी का सीन क्या है यहाँ पर, और वो जो है ना, किस साइड के लिए खेल रहे हैं, इसको लेकर हमेशा सवाल पूछे जाते हैं। वैसी देखिए, बहुत जगहों पे पब्लिक अभी मतलब अब कहीं ना कहीं समझदार हो गई है, और लोग मतलब इस तरह से बोलते हैं कि ये कहीं ना कहीं कांग्रेस का वोट काट रहे हैं यहाँ पे। और जो देखने को भी मिलेगा, आप अगर देखें तो जुबली हिल्स एक कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ से कांग्रेस के मोहम्मद अजहरुद्दीन लड़ रहे हैं इलेक्शन। तो वहाँ पे आप देखिए, ओवैसी ने मतलब AIMIM ने अपना कैंडिडेट दिया। तो इसी तरह से मतलब जहाँ पे भी मुस्लिम वोट बैंक ज़्यादा है। अब हाँ, ये एक चीज़ है कि मुस्लिम्स का वोट डिवाइड होने के चांसेस हैं कांग्रेस और बीआरएस में, लेकिन बाकी और किसी कम्युनिटी का इतना कोई खास वो नहीं है। तो
और AIMIM जो है वो मेजरली ग्रेटर हैदराबाद ग्रेटर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में रहता है। सो इन जनरल अगर हम वही चीज़ है कि मुस्लिम वोट पर्टिकुलरली 2018 में मुस्लिम्स ने वोट किया था BRS को बिकॉज ऑफ द स्कीम्स विच वर ऑफर्ड टू देम। बट हम जब अभी लोगों से मिले हैं तो हमें ये पता चला है कि अब BRS का वोट अक्रॉस द स्टेट शिफ्ट हो रहा है टूवर्ड्स, नॉट इन अ वेरी बिग नंबर बट हाँ कहीं ना कहीं शिफ्ट हो रहा है कांग्रेस के लिए। तो सिमिलरली जो सीट्स है जहाँ पे AIMIM होगा तो वहाँ पे हो सकता है कि कुछ BRS का भी वोट शेयर अलॉन्ग विद कांग्रेस विल बी शिफ्टिंग टू AIMIM। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि यहाँ पर जो है लोग आखिर किस संख्या में बाहर निकलते हैं। पिछली बार शायद 69% के आसपास था 2018 की वोटिंग परसेंटेज। तो अब KCR के लिए चुनौतियां काफी ज्यादा हैं और वो किस हद तक जो है अपनी सत्ता पर कायम रह सकते हैं या ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे यूथ पॉपुलेशन जो है कहीं ना कहीं BRS से काफ़ी नाराज़ है। अच्छा, हाँ, यूथ पॉपुलेशन नाराज, नौकरियों का मसला है। जी जी बिल्कुल यही मसला है। हमने जबकि पूछा भी कि ये तो ग्लोबल इशू है, लेकिन हुआ क्या है कि यहाँ पे इन लोगों ने बोला था कि हर घर में एक नौकरी देंगे, इस तरह का पब्लिक में मतलब ये है। तो पब्लिक बोल रही है कि हर घर में नौकरी देने की बात थी और पिछले 9 सालों में एक भी जॉब नहीं दी गई है। इसलिए यूथ वोटर, इवन जो लोग स्कीम बेनिफिशियरीज हैं, अगर उनके बच्चे कुछ तो ऐसे हम लोगों को लोग मिले, वो बोले कि मुझे तो रायतू बंधु 10,000 रुपये आ जा रहा है 1 एकड़ का, लेकिन मेरा बेटा जॉब नहीं उसको मिल रही, इंजीनियरिंग करके बैठा है या MBA करके बैठा हुआ है या कोई गवर्नमेंट एग्जाम उस नहीं हो पा रहा है, उसका सिलेक्शन कहीं नहीं हो पा रहा है। तो उसको लेकर के यूथ में एक अलग सेंटिमेंट है और वो कांग्रेस की तरफ जाता हुआ दिख रहा है हमें। चलिए, बहुत दिलचस्प होगा यहाँ, और खास करके जब हम दक्षिण राज्यों की बात करते हैं तो इन पर जो है ज्यादातर जो हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया हो या फिर इंडिपेंडेंट मीडिया में भी खास फोकस जो है वो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान पर अब तक रहा। तो मैंने कहा क्यों ना 2 युवा ऐसे रिसर्चर्स जो जमीन पर जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, उनसे उनकी इंसाइट्स ली जाए। मेरा इनसे तो बात होगी, चलिए अब कुछ आम लोगों की भी जो है आवाजें आपको सुना देते हैं कि उनके मन पर इस वक्त जो है कौन से मुद्दे हावी हैं। उस हिसाब से जो है ना, नको जी, हमारा बेटा देखे तो गुस्सा करेंगे। नहीं, आपको ये बताओ कि आप वोट डालोगे और डालूंगी। आपको उम्मीद क्या है कि जो भी पार्टी जीते आपके लिए कौन सा काम करना चाहिए? देखो, हमारे लिए समाज सेवा करना जनता का ये है, इसका राजनीति का। हमारे को ना गरीब लोगों को देखने वाला पार्टी आना, बस घर नहीं है हम लोगों को, कुछ भी नहीं, हम लोग फुटपाथ पे मेहनत करके जी रहे। वो पार्टी आना, ये पार्टी आना, तो हम क्या करना? हमारे को घर होना, 2 रूम क्यों नहीं होता, घर देना हमारे को, बस हम मेहनत करके खा लेते। तो आप वोट क्या पार्टी देखकर दोगे या उम्मीदवार देखकर दोगे कि कौन लड़ रहा है उसको देखकर दोगे आप? जो पार्टी वाला कौन है मैं देख के डालूंगी, वो मेरी मर्जी की ये है। मैं किसी का फोर्स पे नहीं डालती वोट। ऐसे ही होना चाहिए। थैंक यू। बस थैंक यू मिला। हमारा बेटा तो इस आमिरपेट इलाके में मैं कुछ लोगों की नब्ज टटोलने की कोशिश कर रही हूँ हैदराबाद में। यहाँ चंदू जी हैं जो सड़क पर मिले हैं मेरे साथ। चंदू जी, आप वोट डालेंगे अभी परसों, ये 30 तारीख को? या 100% डालना पड़ेगा। 100% डालना पड़ेगा। आपको क्या लग रहा है, यहाँ माहौल कैसा चल रहा है इस वक्त? चुनावों को लेकर बदल रहा है माहौल, लोग जाके वोट डालेंगे, लोग नाराज हैं, क्या है सीन? या इश्यूज तो है, मगर कुछ सोच के डालना पड़ेगा वोट तो। आप क्या चाहेंगे कि जो भी जीत कर आए, कौन से इश्यूज हैं जो सबसे बड़े इश्यूज हैं चुनाव में इस बार आपके लिए? इन तेलंगाना में तो मेन इश्यू है एजुकेशन, जॉब इश्यूज है। नोटिफिकेशंस आ रहा मगर लीकेज, पेपर लीकेज हो रहा, इसलिए स्टूडेंट्स के लिए बहुत परेशान है ये पेपर लीकेज के लिए। ये तो सोचना पड़ेगा। ये स्टूडेंट्स की नौकरियों का मसला इम्पोर्टेंट मसला है, तो उसको लेकर आपको लग रहा है कि यंग लोग जाएंगे वोट डालकर अपना गुस्सा दिखाएंगे? या 100%। अब वोट तो हमारा हक है ना, इसलिए वोट पे हम लोग दिखाए थे। ये क्या दिक्कत लगता है आपको कि नेता लोग जो है, ये देखिए हम बात कर रहे हैं, अभी पीछे से एक आप ट्रक देख पा रहे हैं, कोटा नीलिमा, ये दरअसल पत्रकार रह चुकी हैं, ये भी चुनाव लड़ रही है कांग्रेस से, उनकी ट्रक नजर आई। काफी बार नेता लोग होता है ना कि वो फ्री भी दे देते हैं, हम आपको मुफ्त में बिजली दे देंगे, पानी दे देंगे, वो सोल्यूशन होता है, लेकिन जो नौकरी की बात है उस पर कोई बात नहीं करना। अगर उन लोग बोल रहे हैं ना, कांग्रेस भी क्या बोल रहे हैं, वो फ्री दे रहा, गैस फ्री दे रहा, वो फ्री दे रहा बोले,
जॉब के लिए कुछ नहीं बोल रहे उन लोग। अगर हम लोग आया तो ईयरली कैलेंडर दे दे तुम, करेक्ट एम्प्लॉयमेंट दे दे तुम, ईयरली नोटिफिकेशन दे तुम, नहीं बोल रहे उन लोग। आपने कोई सरकारी एग्जाम की तैयारी की है? कौन तो आपका क्या मतलब एग्जाम हो नहीं रहा है या नाम नहीं निकला है? मैं एग्जाम प्रिपेयर था, ये नोटिफिकेशन का इश्यू चल रहा, इसलिए मैं दूसरा सॉफ्टवेयर जॉब ट्राई करूँगा अभी तक। बट वोट तो सोच के डालना पड़ेगा यूथ, स्पेशली यूथ के लिए। थैंक यू। यूथ एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होगा इन चुनावों में, नजर बनाए रखिए और आवाजों को ले आती हूँ। और बीजेपी के मुख्य प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार कैंपेन कर रहे हैं। कुछ बीजेपी के समर्थक मिले हैं यहाँ हैदराबाद की सड़कों पर, इनसे भी कुछ बात कर ली जाए। आपको प्रधानमंत्री की रैली के बाद क्या उम्मीद है कि कितना जोश देखने को मिलेगा लोगों में बीजेपी को लेकर? ऑलरेडी बीजेपी का बहुत जोश चल रहा है हैदराबाद में, पूरा वन साइड इलेक्शन बीजेपी का चल रहे हैं। आगे से वर्ल्ड लीडर आ रहे हैं, आज विश्व विख्यात नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। अभी ये इकट्ठा हो जाता पूरा वोट, जो कुछ है हिंदू वोट पूरा एक ही इकट्ठा हो जाता। मोदी जी ये कहाँ कदम लगा रहे वहाँ बीजेपी जीत रही। ये वादा क्या सिर्फ हिंदुत्व का है या काम का भी है? काम कौन सा करेगी बीजेपी, ये बताइए। हिंदुत्व है, ये भारत का वादा है। भारत को मेरा भारत महान बनने के लिए मोदी जी इतना कोशिश कर रहे हैं, इसको साथ देने के लिए पूरा भारतीय साथ दे रहे हैं ये लोग। लेकिन यहाँ जो आप लोग का जीएचएमसी का जो चुनाव हुआ था ग्रेटर हैदराबाद का, उसमें बीजेपी को कुछ फायदा हुआ, लेकिन फिर वो होल्ड नहीं कर पाई। दक्षिण भारत में बीजेपी की एंट्री नहीं हो पा रही उस तरीके से, कर्नाटक भी चला गया। ये पूरा कांग्रेस वालों की चाल है, उनका अफवाह उड़ाते वो लोग, ये सही नहीं है। यह पूरा भाजपा है और मोदी जी आने से काफी उत्साह है कार्यकर्ताओं में। इस बार तो हम कम से कम 40-50 सीट के ऊपर आएंगे, हम सरकार बनाएंगे यहाँ, ऐसी पूरी उम्मीद है हमारी। यहाँ सबसे मजबूत नेता कौन है बीजेपी का? यहाँ से बंडी संजय जी है, किशन रेड्डी जी है, काफी लोग है, हर कार्यकर्ता एक नेता है। लेकिन जो सर्वेक्षण आ रहे हैं, पोल्स हो रहे हैं, उसमें तो बोल रहे हैं कि जो टक्कर है वो बीआरएस और कांग्रेस के बीच की है, बीजेपी शायद तीसरे पर होगी। वो पोल से कुछ होने वाला नहीं है। हम कदम कदम चला के मोदी जी के साथ लेके चलेंगे और भाजपा को तेलंगाना में भाजपा का झंडा लहराएंगे। झंडा लहराएंगे आप? लेकिन भाजपा क्या यहाँ पे नौकरी दे पाएगी लोगों को, बच्चों को? जो युवा है उनकी नौकरियों की दिक्कत हो रही है। नहीं नौकरियों की अभी बीजेपी आए तो कंपलसरी नौकरियों का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। हाँ चलिए, आपको क्या लगता है क्यों लोग बीजेपी पर यकीन करें? बीजेपी मोदी है तो मुमकिन है। मोदी अगर यहाँ पे फुल मेजॉरिटी से आने वाले हैं तो मतलब सिर्फ मोदी जी के चेहरे पर ही वोट मांग रहे हैं आप लोग, और किसी के चेहरे? नहीं हम आपको मालूम है, हम लोग पहले बार तेलंगाना में बीसी मुख्यमंत्री को वादा किया और ये दलित में मादिका को एबीसीडी वर्गीकरण कर, ये दोनों से हमारा बेसमेंट बन गया। आगे से ये टीआर साहब है, बंडी संजय साहब है, किशन रेड्डी साहब है, पूरा दो कुछ टीआरएस के एंटी है, हर लोग मान रहे बीजेपी है। सबसे नीति सरकार बोले तो बीजेपी का सरकार। यहाँ पर जो है लोग अब यहाँ बसों में भरकर जा रहे हैं रैली में सुनने के लिए। नगर पालिका चुनाव में भी हमको 0 बताया, लेकिन 48 सीटें आए हमको। लोग बोलते हैं, सर्वे करते हैं, हमारा रिपोर्ट हमको रहता ना। कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है, क्या डंका बजेगा प्रधानमंत्री का? ज्यादा दूर नहीं है, पता चल ही जाएगा। भारत माता की, नरेंद्र मोदी गारी नायकत्व। तो बीजेपी के समर्थकों को आपने देखा, उनके जोश को देखा। इस्मत अली मेहदी हैं, ये दरअसल दिल्ली कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट है, लेकिन अभी हैदराबाद में जो है अपनी हील्स जमा कर बैठे हैं, यहाँ पर चुनावी रैलियां को जो है संभाल रहे हैं। क्या मूड लग रहा है यहाँ पर कांग्रेस के? मैम, जब आप अभी घूम रही हैं सब जगह पे, अभी आप लोगों के चेहरे देखेंगी तो आपको ये एहसास हो जाएगा कि कांग्रेस यहाँ पे पूरी मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाने जा रही है और 80 से 1 सीट हमारी कम नहीं आएगी। हमारी 80 सीटें तेलंगाना के अंदर आने जा रही हैं। लोगों ने एक निर्णय ले लिया है। अंडर करंट, पहले जब मैं आया था 1 महीने पहले, तब एक अंडर करंट था कांग्रेस पार्टी के लिए, लेकिन मुझे अभी ये एहसास हो रहा है कि अब अंडर करंट नहीं, अब हवा सुनामी चल चुकी है कांग्रेस पार्टी की। जैसे कर्नाटका में हम लोग जीते थे, उसी तरीके से हम तेलंगाना के अंदर 80 सीटों के साथ जीतने जा रहे हैं। और एक बड़ा महत्वपूर्ण बात यह है कि जो 7 सीटें हैदराबाद के अंदर
ओवैसी और उनकी पार्टी की थी, यहां से आप एक बात लगा सकते हैं, जब तक वो ये समझते थे कि 7 सीटें वो मेजोरिटी के साथ जीतेंगे, लेकिन उनकी भी 3 सीटें हारनी तय हैं। उनकी भी हालत खराब है। उन्होंने भी उल्टी सीधी बातें राहुल गांधी जी के लिए और कांग्रेस लीडरशिप के लिए करनी शुरू कर दी है। ये भौखलाहट जो है ये साफ नजर आती है। तो अगर आप 7 सीटें वो ऐसी जो अपनी होल्ड समझते थे, अगर वहां पे उनके किला में अगर दरार पड़ गई है तो आप समझ लीजिए कि पूरे तेलंगाना का क्या हाल होगा। बीआरएस की हालत खराब है और वो बार बार केसीआर कभी कुछ बात बोलते हैं, कभी कुछ बात बोलते हैं, उनकी अब कोई बात चल नहीं रही है। नहीं, तो कांग्रेस के लिए जो है ठोस प्लान आखिर है क्या? क्या अगर हवा बदलेगी तो क्या वजह है कि लोग कांग्रेस को इस वक्त चांस देना चाह रहे हैं? ऐसी कौन सा वादा आप लोगों ने लोगों से? देखिए, हमारी 6 गारंटी जो है वो इतनी मजबूत है और मैं घर घर गांव गांव घूम रहा हूं। जो महिलाओं से मैं मिला वो अब ये इस चीज से रिलेट कर रही है कि जो 6 गारंटी कांग्रेस पार्टी ने दी है, चाहे वो 2500 रुपये महिलाओं के लिए महीना हो, चाहे वो 500 रुपये सिलेंडर के लिए हो, या और बाकी हमारी जो 6 गारंटीज हैं वो घर घर तक पहुंच रही हैं और खास तौर से महिलाएं इस बात से रिलेट कर रही है और वो कह रहे हैं इस बात को कि कर्नाटका के अंदर जो हमने 5 गारंटीज दी थी, कांग्रेस पार्टी ने 6 महीने के अंदर अंदर उन गारंटीज को पूरा कर दिया। तो हमें यकीन है कि ये 6 गारंटीज कांग्रेस पूरा करेगी और पब्लिक बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी है बीआरएस के इस राज से, क्योंकि उन्होंने सिर्फ अपनी फैमिली का भला किया है। पूरे तेलंगाना में गरीब और गरीब हो गया। आप देखिए, यहाँ पे एक बच्ची प्रवल्लिका ने, जब मैं आया था, आत्महत्या करी एक लड़की ने कि मुझे एग्जाम नहीं दिए देने जा रहा है, और उसके लिए तो बीआरएस और उनके खरीदे हुए लोगों ने ये कह दिया कि उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा था, उसने इसलिए आत्महत्या करी। तो ये लोग इस हद तक नीचे गिर चुके हैं। स्टूडेंट्स हो, महिलाएं हो, युवा हो, फार्मर्स हो, सब लोगों ने ये तय कर लिया कि कांग्रेस पार्टी को इस बार हमें वोट देना है एंड वी वांट चेंज। यहाँ ना सब एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, वैसे सब एक दूसरे पर जो है बकवास कर रहे हैं। कांग्रेस कहती है कि बीआरएस बीजेपी से मिली हुई है, बीजेपी कह रही है कि बीआरएस जो है वो कांग्रेस, उन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। एआईएमआईएम का तो अपना ही कुछ चल रहा होता है। तो आखिर कौन किस दल से खेल रहा है यहाँ पर इस मैदान में? देखिए मैम, आपने जो बहुत अच्छी आपने बात ये कही, मैं ये आपको खास तौर से बताना चाह रहा हूँ। एमआईएम ने तो ये कह दिया कि हम चाहते हैं कि बीआरएस की सरकार बने, ऑन रिकॉर्ड उन्होंने बोल दिया। अब एमआईएम और बीआरएस और भाजपा का कैसे गठबंधन है? जो यहाँ पर अभी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के, उनसे पहले प्रदेश अध्यक्ष को हटाया जाता है, जो मेरी सुनने में आया है कि वो काफी लोगों में रहते थे, हालांकि कुछ होना नहीं था बीजेपी का, लेकिन इनसे ज्यादा पॉपुलर थे। तो जो अब प्रदेश अध्यक्ष आए हैं वो कॉम्प्रोमाइज प्रदेश अध्यक्ष, और ये मैं नहीं कह रहा, जनता कह रही है। और बड़ा महत्वपूर्ण एक और बात बता दूं आपको, दिल्ली का लिकर स्कैम जो है उसमें डिप्टी सीएम जेल में है, मंत्री जेल में है, एक एमपी राज्यसभा का जेल में है। कविता जी जो बीआरएस के चीफ और मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी हैं, एमएलसी हैं, उनको दिल्ली में ईडी, आईटी और सीबीआई बुलाती है। चार्जशीट में उनका नाम है, उनका क्या उसके अंदर रोल है पूरा बताया जाता है, लेकिन अब सब गायब हो गया। तो ये जो कॉम्प्रोमाइज किया है बीजेपी के साथ केसीआर साहब ने अपनी बेटी को जेल जाने से रोकने के लिए, ये भाजपा और बीआरएस का गठबंधन और एमआईएम और भाजपा का गठबंधन पहले से है। ये भाजपा, एमआईएम और बीआरएस की एक मैरिज कार्ड कांग्रेस ने बनाया था कि इनका एक मैरिज कार्ड है और वो ये गठबंधन तीनों का है और ये हारेगा। ठीक है, देखिए राजनीति और सियासत जो है इसमें परसेप्शंस की लड़ाई होती है। लोग कैसे देखते हैं आपको और आंकड़े किस ओर बैठते हैं, वही अंतिम नतीजा जो है तय करता है। फिलहाल निश्चित रूप से कांग्रेस खेमे में एक जोश नजर आ रही है तेलंगाना को लेकर, क्योंकि सारे सर्वेक्षण बता तो रहे हैं कि यहाँ कहीं कोई किसी कांग्रेस को एच दे रहा है, तो कोई कह रहा है कि यहाँ कांटे की टक्कर है। नजर बनाए रखते हैं। हमने कोशिश की थी बीआरएस के कुछ कार्यकर्ताओं से भी बात करने की, उस वक्त लंच चल रहा था, देखते हैं कोई और मिल जाता है तो उनसे भी बात कर लेते हैं। तो तेलंगाना की इस लड़ाई में वैसे तो कई राजनीतिक दल हैं, लेकिन बीएसपी भी जो है यहाँ पर मैदान में मौजूद है। बीएसपी के कुछ समर्थक मिल गए मुझे, पाटनचेरू में हूं मैं, ये श्री रंगा रेड्डी की तरफ पड़ता है। यहाँ गणेश हैं, उनके यहाँ पर जो एक तरीके से यूथ लीडर हैं, उनसे बात करते हैं। गणेश, यहाँ बीएसपी की उम्मीदें क्या है तेलंगाना के चुनावों में? बहुत अच्छा है इधर तेलंगाना में। कैसे अच्छा है? इधर तेलंगाना में बीएसपी तो अब तक नहीं है, आरएस फ्रेंड का मत जिया है ना, जब से बहुत अच्छा था। हमारा पड़ंचल में लीडर भी बहुत अच्छा है। आप लोग का मेन मुद्दा क्या है? आप लोग क्यों चाहते हैं कि आपकी पार्टी जो है यहाँ पर जीते? पक्का जीतेगा पार्टी। कई को बोले तो हमारे बहुजन के बीसी वोट बहुत है इधर।
పక్క ఎన్ని ఉంటాయి వంశీ బీసీ ఓట్లు 2 लाख। 2 लाख के ऊपर बीसी का वोट है, बहुजन का वोट है, बैकवर्ड क्लासेस का। बैकवर्ड क्लास का वोट ओके 2 लाख और सब हमको ही गिरता वोट पूरा। तो आप लोगों के लिए जो है मेन मुद्दा क्या है कि कौन से इश्यूज हैं आपके जो सॉल्व नहीं हो रहे हैं? हमारा इशू से मैडम ऐसा, क्योंकि रोड तो अच्छा नहीं है, पानी भी नहीं आ रहा, और अपन का बसेस का भी अपन का अभी एमएलए महिपाल रेड्डी उन भी कोई कुछ भी किसको भी काम नहीं कर रहा, और उन्होंने बहुत पैसा कमा किया मगर ग्रामों को कुछ भी नहीं दिया अभी तक उन। अच्छा इधर बहुत अनएम्प्लॉयमेंट भी है, बहुत अनएम्प्लॉयमेंट है। अब एमएलए है ना, वो बहुत लैंड कब्जा किया, लैंड ग्रैबिंग करा उन्होंने, बहुत लैंड 1000 एकड़ लैंड ग्रैबिंग करा। हर एक पे को ड्यूटी ना लगा, काम नहीं देता, काम जिस कुछ भी नहीं देता, सब लोग को दारू पीना पीने के देता वो पूरा। पर यहाँ सरकार तो खैर बीएसपी की बनने से रही, सरकार या बीआरएस वापस लौटेगी या कांग्रेस के चांसेस लग रहे हैं, तो अनएम्प्लॉयमेंट के मुद्दे को कैसे सुलझाएंगे? आपको लग रहा है कि कोई पार्टी सीरियस है नौकरियों को लेकर? हम तो पार्टी का स्टेट में नहीं मालूम, पड़ंचर में तो बहुजन बीएसपी पार्टी जीतेगा, वो तो 100% है, पक्का 100%। लेकिन अकेले बीएसपी जीत कर जो है, क्या ये जो आप कह रहे हैं कि नौकरियां नहीं मिलती हैं यहाँ पर, खास करके आपके समुदाय के जो लोग हैं, उनकी नौकरियों का प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगा? वही इधर ये एरिया में बहुत इंडस्ट्रियल एरिया है पड़ंचर, इधर बहुत लोग का अनएम्प्लॉयमेंट बहुत आदमी है, लेकिन हमारे पास कम से कम 1100 कंपनी है इधर। लेकिन अभी एक गांव में कम से कम आपको 500 बच्चा लोग अनएम्प्लॉय है। क्यों बोले तो हमारा एमएलए साहब है पुराना, 10 साल से वो रूलिंग में है, लेकिन अभी तक लोकल बच्चे लोगों को काम भी नहीं लगाया वो। क्यों? उनको खाली लैंड कब्जा करना, उनका एमएलए आपके बीआरएस के? यस, बीआरएस महिपाल रेड्डी साहब है अभी तक। वो आपको दिक्कत बीआरएस से है या सिर्फ और सिर्फ इस एमएलए से है? नहीं, अभी एमएलए साहब, अभी तो पार्टी तो बीआरएस है स्टेट में, लेकिन एमएलए साहब तो इधर का वही है ना कैंडिडेट, पार्टी का रिस्पांसिबिलिटी वही लेना है ना। अभी तक हर गांव में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, हमको एम्प्लॉयमेंट नहीं देता, परमानेंट का काम नहीं है कुछ लोगों को, हम खाली लेबर का काम करने वाला है बच्चा लोग। वही है, फिर हम क्यों क्या डेवलपमेंट में, पुराना जो डेवलपमेंट है वही है गांव में अभी तक, वो नया डेवलपमेंट तो कुछ नहीं दिखाया हमको, वही है मेन प्रॉब्लम। इसलिए हम लोग बीएसपी की सपोर्ट कर रहा है। बच्चे लोगों को बीएसपी आए तो प्रवीण सर वो आईएएस ऑफिसर है, वो उनको मालूम है स्टडी का वैल्यू क्या है, वो जीते तो बच्चे लोगों को क्या करने का है वो सब। बीएसपी नहीं जीती, सोचो अगर कांग्रेस जीती, कोई और जीता, आपको लगता है वो लोग काम करेंगे इस मामलों में? नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। क्योंकि अभी तो बीआरएस कांग्रेस वालों को पूरा पैसा कमाने के लिए, उन लोग तो जीते तो पूरा पैसा कमाने के लिए करता उन लोग, मगर कुछ भी काम तो नहीं करते, क्योंकि पोटेंशियल कॉन्सेंस में इतना इंडस्ट्री है, किसको भी काम लगाने के लिए कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहा, इसलिए हम लोग बीएसपी को सपोर्ट कर रहा। हमारा लीडर है नीलम मधु है, उन्होंने अच्छा सपोर्ट कर रहा और बैकवर्डों को कुछ भी नहीं तो उन्होंने आके पूरा बहुत अच्छा हेल्प कर रहा हूँ। तो हैदराबाद हम शहर में थे, वहां पे भी नौकरियों का मुद्दा उठ रहा था, और यहाँ पाटनचेरी में भी जो है ये एक निश्चित रूप से एक कॉमन थ्रेड नजर आ रहा है कि जिसकी भी सरकार बनती है, आखिर ये जो युवा हैं, वो भले ही बैकवर्ड कम्युनिटी के हो या फिर दूसरे समुदायों से, उनकी नौकरियों की व्यवस्था यहाँ पर कौन करेगा? सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।